से पढ़ के। और ये जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर आपके एग्जाम में जाने वाला नहीं है। 5 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोगों का कम से कम 70% तैयार हो गया कि हाँ भाई इससे बाहर जाने वाला नहीं है। इसको जरूर से लिख के याद करिएगा, क्योंकि हमने लिखा है बहुत अच्छे से। और एक बात बता दूंगा आप लोगों को, छापना नहीं है, मैं जस्ट यही याद करवा दूंगा। मैं बताऊंगा कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। या तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। यह प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है मेरे प्यारे विद्यार्थी। जो प्रश्न आपको बता रहा हूं कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, चाहे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो चलिए भाई देखते हैं कि किस प्रकार इसका उत्तर देंगे। हाँ, उत्तर बड़ा बड़ा होगा क्योंकि 6 नंबर के लिए। ठीक है, अच्छे से लिख के लेकर आया हूँ। चलिए उत्तर है कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। किस शताब्दी में हुआ? देखिए पॉइंट याद करते जाएगा। पहला पॉइंट तो आपको याद करना है कि 19वीं शताब्दी में इटली एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जो निम्न प्रकार की थी। पॉइंट बना बना के लिखना है आपको, ज्यादा नंबर मिलते हैं इसलिए हमने पॉइंट बना के लिखा है। नहीं तो हम चाहते तो लगातार पूरा लिख देते, लेकिन ऐसा नंबर नहीं मिलता उतना ज्यादा जितना पॉइंट बना के फैक्चुअल चीजें लिखेंगे। तो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार थी। क्या क्या था भाई? पहला क्या था कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। उस समय 19वीं शताब्दी में जो इटली का कंडीशन था वो इटली वंशानुगत राज्य और बहुराष्ट्रीय जो हैब्सबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था? बिखरा हुआ था। ये तो पहला पॉइंट आपको याद करके ही जाना है। दूसरा पॉइंट कि इतावली भाषा जो थी वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर उसके अनेक रूप प्रचलित थे। जो इतावली भाषा था उस समय, तो इतावली भाषा क्या था कि इटली में नहीं बोली जाती थी, अलग अलग स्थानों पर उसका अनेक रूप प्रचलित था इतावली भाषा का। ठीक है, इसी तरह तीसरा पॉइंट क्या है कि 1830 जो ये चीज दिखाई दे रहा है इसको हाईलाइटेड कर देना आपको। 1830 के दशक में कौन? ज्यूसेppe मैस्सिनी। 1830 के दशक में जो ज्यूसेppe मैस्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। 1830 में ज्यूसेppe जो मैस्सिनी था वो इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। कौन? इसको हाईलाइटेड कर देना आपको। यंग इटली नामक गुप्त उन्होंने क्या बनाया? एक संगठन क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तीसरा फैक्चुअल चीज है। एकदम फैक्ट चीज लिखना है, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है और इस प्रकार याद भी हो जाएगा आप लोगों को फैक्ट चीज। चौथा क्या आपका फैक्चुअल चीज है इसमें कि 1831 और 1848 में, 1831 से लेकर 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1831 से लेकर 1848 में बहुत सारा विद्रोह हुआ है, लेकिन उन दोनों के बीच जो असफल विद्रोह हुए हैं उनके कारण इटावली राज्यों में एक बिखराव आ गया। उसके कारण इटावली राज्यों में क्या आ गया? बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट, देखिए जिन्हें जब वो बिखर गए विद्रोह के बाद उन्हें बहुत सारे क्रांतिकारी विद्रोह हुआ जो कि असफल हुआ इतने सन के बीच, और उस समय कुछ इटावली राज्यों में क्या बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट के शासक कौन थे? विक्टर इमैनुअल। देखा ये हाईलाइटेड ब्लैक पेन से लिखना आपको इसको। विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आया। क्या हुआ? आगे आया। कब? जब 1831 से लेकर 1848 के बीच जो भी क्रांति असफल हुआ तो इटावली राज्यों में एक विखराव आ गया था, तो उसको संगठित करने के लिए सार्डिनिया के पिडमांट के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल, उन्होंने आगे आया। ठीक है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आए। इसके बाद पांचवा पॉइंट फैक्चुअल चीज आपको क्या लिखना है, बहुत अच्छी चीज है, इस तरह पूरा पूरा नंबर मिलने वाला आप लोगों को। पांचवा है कि सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री, देखिए आप सार्डिनिया पिडमांट के वो कौन थे? सार्डिनिया पिडमांट के वो शासक था कौन? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। लेकिन ये सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री हैं कौन? काबूर। सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने जो सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काबूर था, इटली के जो भी राज्य अलग थे उनको संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए जो आंदोलन चलाए गए उनमें नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीति संधि की। किसके किसके बीच? तो फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांट के बीच उन्होंने क्या किया? कूटनीति संधि किया। यह आपका पांचवा चीज है, पांचवा फैक्ट हो गया। छठवां पॉइंट लिखिए क्या है कि 1859 में, अब आइए 1859 में क्या हुआ भाई? 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। कब भाई? देखिए जो मेन चीज, देखिए यही चीज आपको लिखना है। मैं फालतू का कोई चीज नहीं लिख के आया हूँ, इतना फैक्ट चीज लेके आया हूँ कि यही एग्जामिनर ढूंढता है, वो लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा।
1959 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। और इस युद्ध में जो जिउसेppe गैरिबाल्डी था उसका नेतृत्व में अनेक सैनिक भी भाग लिया। जो जिउसेppe गैरिबाल्डी ने संगठन चलाया, सार्डिनिया पिडमांट को हराया ऑस्ट्रिया को, तो वहां पे जिउसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भी क्या किए, भाग लिए थे। इसके बाद देखिए 1859 के बाद 1860 में क्या हुआ, तो 1860 ईस्वी में जो दक्षिण इटली व 2 सिलसिलों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली और 2 सिलसिलों राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिक ने प्रवेश किया और यहां पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। देखा, बहुत अच्छी बात है। 1860 में स्पेन को पराजित कर दिया। कब? दक्षिण इटाली और 2 सिलसिले राज्यों को सार्डिनिया पिडमांट के सैनिक ने प्रवेश किया और वहां पे उन दोनों वहां पे जो भी इटली के दक्षिण इटली और सिलसिलों जो राज्य थे 2 सिलसिले, वहां के लोगों को इकट्ठा किया, संगठन बनाया और आक्रमण कर दिया स्पेन पर। स्पेन को भी क्या कर दिया, पराजित किया। कब? 1860 में। देखिए तो कितनी अच्छी बातें हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि 1861 में क्या हुआ था। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ये कौन है भाई? तो सार्डिनिया पिडमांट के शासक हैं, याद रख लीजिए कौन, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। उस समय 1861 में उसको इटली का राजा घोषित कर दिया गया और 1870 में यह एकीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया। 1870 में इटली का एकीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी 6 नंबर तब जाके आपको मिलेगा। देख रहे हैं ना कितना लिखने पे, और वो भी हमने बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा है, वो भी फैक्ट चीज लिखा है कि यही एग्जामिनर ढूंढता है कि आप फैक्चुअल चीज उसको बता दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और देखिए कितना हमने अच्छी चीजें जिस पर हाईलाइटेड किया था वो चीजें आपको भी हाईलाइटेड करना है। एग्जामिनर वही आपके एग्जाम में देखेगा। अगर वो आपने कर दिया, दिखाया, जो हम इस प्रकार लिखे हैं, पूरा का पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पूरा 6 नंबर दे देगा एग्जामिनर आपको। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मन से पढ़िए, बस मैं यही कहूंगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़िए। दूसरा प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या भाई, कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का, कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया और आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखना है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा ही बड़ा है, लिखा गया है, बहुत बड़ा है। तो चलिए पहले हेडिंग डालिए, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, क्या असहयोग आंदोलन स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने उन्होंने स्टार्ट किया था, आप लोग जानते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था। जो महात्मा गांधी ने जो भारतीय राजनीति में प्रवेश किसके, ब्रिटिश शासक के सहयोगी के रूप में यह आंदोलन किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता में विश्वास था। ठीक है, परंतु वर्ष 1919 में क्या हुआ, देखिए 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी। 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश किया। पहले देखिए वही ब्रिटिश सरकार पर गांधी जी बहुत विश्वास करते थे, लेकिन भाई 1919 में ऐसा घटना घट गया कि उन्हीं पे ब्रिटिश सरकार पे उनको विरुद्ध उनके आंदोलन चलाना पड़ा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इन घटनाओं में वर्ष 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं प्रमुख थी। देखिए वही 1919 में कौन कौन सा है, 2 घटना घटा बहुत डेंजरस, एक जलियांवाला बाग घटा है हत्याकांड और एक आपका रॉलेट एक्ट चला था। रॉलेट एक्ट आप लोग जानते हैं कि बिना गलती को किसी पर शक लग जा रहा था तो उसको 2 साल की सजा हो जाती थी, पढ़े हैं ना हम लोग अच्छे तरीके से। तो ये 2 घटना बहुत ज्यादा जबरदस्त घटी उस वर्ष 1919 में, और इसी घटना के कारण उन्होंने आंदोलन करना प्रारंभ किया। ठीक है, गांधी जी। अब देखिए यहाँ पे क्या कारण था, हेडिंग आपको डालना है, कारण बताना उसको एकदम इफेक्ट, कारण असहयोग आंदोलन के कारण, क्या कारण था असहयोग आंदोलन का, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं लिख के लेकर आया हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, कौन कौन, तो देखिए निम्नलिखित मैं 4-5 कारण आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहला कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। देखिए असहयोग आंदोलन का क्या मुख्य कारण था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत ही ज्यादा क्या चरम सीमा थी, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए। देखिए महंगाई बढ़ती है तो 2 ही कंडीशन, मध्यम वर्ग और जो एकदम कमजोर होते हैं वही ज्यादा परेशान होते हैं। इन परिस्थितियों ने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर उन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। तो वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ा, और इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय परेशान हो गए। और क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश शासन के विपक्ष में उन्होंने क्या किया, विरोध किया और आंदोलन निकालना चालू कर दिया। दूसरा क्या था भाई कि रॉलेट एक्ट,
रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ऐसा उन्होंने किया कि जो भारत के लोग थे वो बिल्कुल नाराज हो गए उनसे, उनके शासनकालों से, और उन्होंने उसके विरोध क्या किया, आंदोलन या दुष्ट व्यवहार, असभ्य व्यवहार के ये करना चालू कर दिया। फिर इसके बाद क्या है कि पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। पंजाब में जो अत्याचार हुए थे उसके संबंध में हंटर कमेटी का सिफारिश था, जो कि सबकी आंखें क्या कर दी, खोल दी थी। उस समय वो भी कुछ कंडीशन हुआ था, ठीक है। फिर देखिए पांचवा, वर्ष 1919 में अब क्या हुआ, वर्ष 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी द्वैध शासन लागू करने की नियत से लाया गया, न कि आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य थे। वहां पे एक अभियान चलाया गया था, एक आंदोलन चलाया था, कौन कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन, ये द्वैध शासन लागू करने की नियत से लाया गया था, लेकिन यह आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से, ठीक है, कि स्वशासन की मांग कर रहे थे वो लोग। उनमें क्या कर रहे थे, वह स्वशासन की मांग करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, और राष्ट्रवादियों को भी इससे घोर निराशा हुआ। जब यह आंदोलन चलाया गया था तो राष्ट्रवादियों से भी इसको घोर निराशा हुआ। इसके बाद सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना, ये भी आपको असहयोग आंदोलनों का कारण था। सरकार अपनी मनमानी काम कर रही थी, क्यों, किसी भी क्षेत्र में सहयोग ही नहीं कर रही थी, ठीक है, तो ये भी असहयोग आंदोलन के कारण था। इन कंडीशनों को देखते हुए तब जाके असहयोग आंदोलन किया गया, समझ लीजिए। इतना बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉइंट हमने बना के लिखा है। इसके बाद की हेडिंग अभी खत्म थोड़ी हुआ है, 6 नंबर एग्जामिनर थोड़ी ऐसे ही दे देगा आपको। फिर आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, 4 कारण लिखना है, कितने, 4। चलिए अभी हमने पहला ही लिखा है, दूसरा लिखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। अब असहयोग आंदोलन का प्रारंभ क्या है, कैसे प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन, कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से कब, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। कब, याद कर लीजिए, डेट इस फिक्स को, कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, शुरू हुआ था। क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का उसी दिन निधन हुआ, और यह असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, उसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही क्या हुआ, शुरू हुआ। और कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया, और कांग्रेस जो था गांधी जी की इस योजना को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने का इनकार कर दिया, देखिए क्या कर, जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था, जून 1920 में इलाहाबाद को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था, और कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि 1920 में इलाहाबाद में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, और कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर दिया। मतलब इसी पॉइंट को मतलब आगे फिर एक्सप्लेन करके बताया है कि जब निधन हो गया 1920 में, जून 1920 में, तो देखिए निधन कब हुआ, 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, और जून 1920 में इलाहाबाद के बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, ठीक है। तो कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया। मतलब कि कह रहा है कि अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ, तो यह आप ये मत सोचिएगा कि जून 1920 में निधन हुआ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। इसको सही कीजिए, गलत ये भी नहीं लिखना है, ये भी आपका क्या है, अगस्त ही है, क्या यह है, अगस्त, इसको सही कर लीजिएगा, ये भी आपका अगस्त ही है, ठीक है। गलत एक भी चीज पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब अगस्त 1920 में इलाहाबाद के बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, और कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। इसके बाद आगे की कहानी देख लेते हैं। अगस्त कर लीजिएगा, बता दे रहा हूँ क्या है, अगस्त 1920 में ही हुआ था, गलत एक भी चीज पढ़ाया नहीं जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की जो मांग थी उनको मना कर दिया था, तो जून 1920 में, अब देखिए जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा ने विदेशी वस्तुओं जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, न्यायालय हुआ आदि के बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया। अतः सितंबर 1920 में जाकर कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया, और इसमें उन्होंने क्या किया कि अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज था, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या था, स्वराज था, शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। जब इतना करने के बावजूद भी ये सब नहीं माने लोग, इनके आंदोलनों को अस्वीकार कर दिया, तो उन्होंने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया, और इसमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन वहां पे क्या किया, प्रारंभ किया। उसका मुख्य लक्ष्य था स्वराज था, और इस शुरू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया कि भाई अब शुरू होगा असहयोग आंदोलन, इतना कंडीशन के बाद। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आंदोलन की वापसी।
फिर पुनः आंदोलन की वापसी कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले, ठीक है, संयुक्त प्रांत गोरखपुर के जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। कह रहा है कि पुनः फिर आंदोलन कब स्टार्ट हुआ कि 5 फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक जो है स्थान पर जो आंदोलन, जो भी आंदोलन चलाए थे लोग, उन पे उनके जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दिया और जिस कारण भी भीड़ आक्रोशित हो गई। गोली चलने से भीड़ का जो भीड़ था आक्रोशित गुस्सा में हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार समेत 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, और इस हिंसक घटना से गांधी जी ने दुखी होकर आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। जब ये आंदोलन चला रहे थे तो उस समय वहां के लोग, जो भीड़ थी, वो आक्रोशित हो गया क्योंकि उसमें गोली चला दिए थे पुलिस कर्मचारियों ने और इसी से भीड़ उमड़ गई। और भीड़ वाले क्या किए, वो लोग, जनता क्या किया कि पुलिस को, भाई पुलिस थाने में ही आग लगा दिया। और जब पुलिस थाने में लगा दिया तो एक थानेदार सहित 22 सिपाही जिंदा जल गए उसी में। ठीक है, और इसी को देखकर गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और गांधी जी ने क्या किया कि इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया। वही लिखा है कि दुखी होकर आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन जाता है कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो चौरी चौरा के कारण। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आंदोलन की वापसी ऐसे हुआ, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि आंदोलन की वापसी कैसे हुआ। अब हम देखने वाले हैं आंदोलन के परिणाम, कि आंदोलन के परिणाम क्या निकला। ठीक है, लास्ट हेडिंग आपका आंदोलन का परिणाम है कि वस्तुतः यह देश का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। यह देश का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने समाज के सभी वर्गों जैसे किसानों व शिक्षकों, छात्रों और महिलाओं और व्यापारियों को साथ लाने का काम किया था। ठीक है, और इसे वास्तविक जनाधार प्राप्त हुआ क्योंकि यह तेजी से देश के सभी हिस्सों में फैल गया। यह आंदोलन देश के सभी हितों में फैल गया, मतलब सभी जगहों में फैल गया, सभी अलग अलग जगहों पर यह आंदोलन क्या हुआ, फैल गया। इस आंदोलन ने लोगों में राष्ट्रीय एकता का भाव जगाया एवं देश की आजादी के लिए त्याग करने की भावना को जागृत किया गया। ठीक है, यह आंदोलन क्या किया कि बहुत तेजी से देश के सभी हिस्सों में फैल गया और इस आंदोलन में लोगों के राष्ट्रीय एकता का भाव भी जागृत हुआ था और देश की आजादी के लिए त्याग करने की भावना की जागृत किया गया। ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, छोटा में लिख लो, दिख रहा है ना आपको। तो यह आंदोलन का परिणाम लास्ट में जाके निकला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जाके प्रश्न नंबर 2 आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ और आई होप आपको क्लियर होगा, कभी भूलेंगे नहीं आपको कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था। और 4 हमने कार्य भी इसका लिखा है कि 4 यहाँ पे हमने बताया आप लोगों को कि इसका क्या कार्य था और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। पूरा नोट कर लीजिए, रुकना नहीं है, अभी बहुत सारा प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 3 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय है, जो कि याद करके आपको जाना है। क्या है भाई, देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एमपी प्रश्न है। महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। या तो इस क्वेश्चन को पूछता है कि महामंदी का क्या आशय है और उसके 2 प्रमुख कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। हम बहुत एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं महामंदी के कारण। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर से आप इसको तैयार करके, मतलब ये 5 आपको तुम जबान पर रटे हो जाने चाहिए प्रश्न। ठीक है, चलिए उत्तर कैसे लिखेंगे, ये भी 6 नंबर के लिए आता है तो बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। लिखिए, वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई। वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। 1929 में शुरू हो गया, 1930 तक 1 साल तक ये महामंदी बनी रही। ठीक है, इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी का मतलब कि क्या होता है, वही महामंदी मतलब कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, व्यापार अत्यधिक नहीं हो पाएंगे। तो वही कह रहा है कि इस अवधि मतलब 1 साल की अवधि में संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार और आय और व्यापार में अत्यधिक क्या हुआ, गिरावट हुआ। ठीक है, चलिए अब हेडिंग आपको डाल देना है कि महामंदी के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन सा कारक था कि महामंदी का। तो पहला कारण यह था, मतलब पहला कारक यह था महामंदी का कि कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना था।
कृषि उत्पादन की अधिकतम समस्या बना था उस समय, बहुत ही ज़्यादा कृषि उत्पादन नहीं हो पा रहा था। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य क्या हो गया, घट गया। ये बताइए कि अनाज अगर कम उत्पन्न होगा तो जितना अनाज होगा तो उसकी महंगाई बढ़ी ना जाएगी। हाँ, किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया। किसान ने अपनी संपूर्ण आय, मतलब पहले जैसे आय बनाने के लिए भाई महंगाई तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी महंगाई बढ़ाया और उत्पादन का विकास करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। इससे स्थिति खराब हो गई तथा कृषि उत्पादों का मूल्य और भी गिर गया। तो भाई जानते हैं कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा मूल्य बढ़ा देंगे तो ज़्यादा बिकेगा नहीं, तो ज़्यादा बिकेगा नहीं तो कोई खरीद नहीं पा रहा था, इसलिए मूल्य को घटाना पड़ा। और मूल्य तब ज़्यादा घट जाएगा तो आदमी ज़्यादा व्यापार कर लेगा, तो उसका ज़्यादा धन मतलब स्पेंड हो जाएगा, ठीक है, खर्च हो जाएगा, तो और महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ कारण था, पहला कारण ये था। आई होप आपको क्लियर हो गया वाला पहला कारक। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा कारक क्या था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया। 1920 के दशक में जो लोग, बहुत ऐसे देश थे जहाँ बहुत ही आर्थिक स्थिति, महामंदी बहुत तेजी से था, बहुत ही ज़्यादा कर्जदार हो गया था, तो वो अमेरिका से कर्ज लेकर अपना निवेश की संबंधी जो भी आवश्यकता था उसको पूरा किए थे। अमेरिका पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। बाद में क्या हुआ कि जो अमेरिका पूंजीवादी थे, बड़े बड़े लोग थे, वो यूरोपीय देशों को ऋण देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इनसे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धाराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया, मुद्रा का पतन हो गया। जैसे स्टर्लिंग एग्जाम्पल देकर बता रहा, जिसकी स्टर्लिंग उसका बहुत ही ज़्यादा समस्या झेलना पड़ेगा इस देश को। स्टर्लिंग था जो ये जगह ना यूरोप में, ये जगह है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा समस्या झेलना पड़ेगा जब यूरोप में, जब अमेरिका ने इसे पैसा देने को मना कर दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितने भी पूंजीवादी थे अमेरिका के, उन्होंने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोप में जो कुछ बैंक तो ऐसे थे जो कि धराशायी हो गए और वहाँ पे मुद्रा का क्या होने लगा, पतन होने लगा। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है, इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है कि अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था और इससे ऋण वापसी के नाम से भी जाना गया। इसे किस नाम से जाना गया, तो ऋण वापसी के नाम से जाना गया था। ठीक है, किसान ने उपज नहीं बेच सके। किसान अपने जो उपज थे, जो भी आप धन था उन लोगों के पास, उपज मतलब जो गेहूं चावल जो भी था वो बेच नहीं सके। परिवार तबाह हो गए और व्यवसाय ठप हो गया। अनंत अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धनराशि हो गई क्योंकि बैंक निवेशों, एकत्रित ऋणों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाने में असमर्थ थे। जो कर्जा लिया था आदमी बैंक से वो भी चुका नहीं पा रहा था उस समय। ठीक है, अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। देखिए अमेरिका ने फिर क्या किया, उस चीज़ को दोगुना कर अपनी मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से और नष्ट हो गया। अब भैया अमेरिका जो अपना कर्ज दिया था, जो उसका व्यापार था, उसको दोगुना कर देगा तो भाई और महामंदी तो होगी ही होगी। तो वही कह रहा है कि सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से और क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो देखिए अब जाके प्रश्न कंप्लीट होता हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जाके पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो ये पूरा पॉइंट आपको इसी ढंग से लिखना है। ठीक है, तो इसको याद नहीं, इसको रट्टा नहीं मारना, जिस प्रकार मैं लिखा हूँ दिमाग से याद करना कि भाई हाँ है क्या, आखिर में क्या, किस कारण की वजह से ये सब चीज़ें हुआ, यही अपने दिमाग में जाके छाप देना एकदम कॉपी में आप लोग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर तीसरा, ठीक है, चलिए रुकना नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर 4 आराम से पढ़िए। कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा एमपी प्रश्न है कि मृदा अपरदन से अभिप्राय क्या है आपका, कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को जरूर से इसको तैयार करके जाना है। चलिए देखते हैं मृदा अपरदन। कह रहा है कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए या तो जल के द्वारा या तो पवन के जैसे, जैसे प्राकृतिक भूमि है, हवा आएगी तो उसके ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाएगी, जल आएगा तो उसको बहा ले जाएगा। ठीक है, उसमें घुलकर जो ऊपरी परत रहेगी मिट्टी की वो बह के चली जाएगी, उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। भारत में अपरदन के प्रचलित प्रकार निम्नलिखित है। बहुत सारे प्रकार हैं मृदा अपरदन का, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए नीचे देखिए, नीचे से लिखना है आप लोगों को कि वायु द्वारा मैदान या किसी
ढलवा क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम वायु या पवन अपर्दन कहते हैं। देखिए, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा जो भी मैदान के उस या ढालू क्षेत्र है वहां से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वायु या पवन अपर्दन कहा जाता है। आवश्यक वायु अपर्दन तब होता है जब तेज हवाएं सूखे की अवधि के समय हल्की बनावट वाले मृदा के क्षेत्रों के ऊपर बहती है। जब गर्मी का मौसम होता है, देखते हैं जब हवा तेज चलता है तो जो भी आपकी धूल मिट्टी कण होते हैं सब उड़ा ले जाता है, तो अधिक अपर्दन उसी समय होता है। ठीक है, यह शुद्ध एवं अर्ध शुष्क चराई भूमि के निम्नीकरण का सामान्य कारक है और यह मरुस्थलीयकरण को क्या देता है? बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। यह मरुस्थलीय को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है और सूखा व अति चराई के कारण जब भूमि को ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव से उड़ जाती है, यहाँ पे लिखना अत्यधिक चराई का मतलब सूखा व अति चराई के कारण जो भी घास वगैरह है, आपके पास जानवर होगा, भैंस वैसे देखते होंगे, वो घास को ऊपरी परत को चर लेते हैं, वहाँ पे मृदा का अपर्दन होता है। जैसे वो घास को चर लेंगे तो मृदा उभर जाएगी, हवा आएगा तो मृदा उसको भी बहा ले जाएगी, उड़ा ले जाएगी। ठीक है, तो ये चीज होता है। फिर कह रहा है कि तो वह पवन अपर्दन कहलाता है। कह रहा है कि सूखा व अति चराई के कारण जब भूमि को ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव से, अगर हवा के प्रभाव से मिट्टी का अगर अपर्दन हो रहा है तो उसको हम पवन अपर्दन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निलंबन, सतह संचलन और विसर्पण, तीन प्रकार के मृदा संचलन पवन अपर्दन के दौरान होता है। पवन अपर्दन होता है तो तीन चीज, निलंबन होता है, एक सतह संचलन होता है, एक विसरण होता है। ठीक है, ये तीन प्रकार का मृदा संचलन होता है का पवन अपर्दन के दौरान। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है कि पवन अपर्दन से बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। उसमें बचाव भी पूछा था ना, तो देखिए कौन कौन से कदम उठाना पड़ता है बचाव के लिए। तो बड़े खेतों को कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पट्टी के बीच घास उगने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। यह हवा की शक्तिशाली को कमजोर कर देता है। देखिए, जो भी बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं उसको कई भागों में बांट दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है कि घास उसमें जम जाए। तब घास जम जाता है तो मिट्टी नीचे दबी रहती है, हवा बहता है भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया ना। फिर दूसरा कि खेतों के चारों ओर पौधों की रक्षक मेखला या पट्टियां लगा दी जाती है जो हवा की गति को कम करने में प्रभावित होती है। अब यहाँ पे आपका खेत है, अब बार बार पट्टी लगा देंगे तो जो खेत में हवा बहेगा तो वो तो हवा ज़्यादा जा नहीं पाएगा, मिट्टी पर ज़्यादा इफेक्ट डाल नहीं पाएगा, इसलिए हम अलग उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं? पट्टी लगाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है कि बढ़ते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी परत उड़ जाती है तो वह जल अपर्दन कहलाता है। कह रहा कि अगर बहुत जल के कारण अगर मृदा का अपर्दन हो रहा है, मृदा बह के चल जा रही है तो उसको जल अपर्दन कहते हैं। जब बृहद क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो वह चादर अपर्दन कहलाता है। जो ऊपरी मृदा जो होती है वो जल के साथ पूरी तरह घुलकर उसके साथ बह जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? चादर अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? चादर अपर्दन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कुछ निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं पवन अपर्दन से बचाव के लिए, तो हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। अब जाके प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा कंप्लीट हो गया कि मृदा अपर्दन से क्या अभिप्राय है, यह भी बता दिया, उसके उत्तरदायी कारण भी आप लोगों को बता दिया। अब हम देखने वाले हैं लास्ट प्रश्न नंबर 5वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको याद करके सभी पांचों प्रश्नों को एकदम रट्टा मार जाना है आप लोगों को किसी कीमत पे। 5वां प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या भाई? देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है और इस उद्देश्यों का वर्णन करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो हेडिंग पहले डालिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, एक ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है भाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो चलिए लिखिए, जीर्ण नदी घाटी परियोजना के द्वारा एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। कह रहा है कि सिर्फ एक नदी घाटी परियोजना के साथ साथ मतलब एक नदी घाटी बह रही है, उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति अगर हो रही है तो उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। जैसे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर कहा। उन्हें क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, क्योंकि इनके द्वारा देश के सर्वांगीण विकास का रूपरेखा तैयार की जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक विकास एवं भूमि संरक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए इन परियोजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है,
तो चलिए भाई देख लेते हैं कि ये परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब ना भाई आप लोगों को खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक विकास, भूमि संरक्षण, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए इस परियोजना का बहुत प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इस परियोजना में क्या होता है कि कोई एक नदी है, नदी को अगर बांध बना दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ शुरू में हुआ है ना कि एक नदी घाटी परियोजना के द्वारा कई उद्देश्यों को पूर्ति कर दिया जाए, उसी बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो चलिए फिर लिखा है कि बहुउद्देशीय परियोजना का महत्व, लाभ या उद्देश्य देश के बहुआयामी विकास को गति प्रदान करने के लिए देश की अनेक नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना की गई और इनके अंतर्गत नदियों के जल का उपयोग एक से अधिक उद्योगों की पूर्ति के लिए किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। कह कि बड़े बड़े जो नदी थे वहाँ पे बांध बनाकर वहाँ उसके जल को अनेक अनेक उद्देश्यों को पूर्ति करने में खर्च किया गया और इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। क्या क्या है? पहला सिंचाई, पहला तो सिंचाई हो जा रही थी। ठीक है, सिंचाई में लिखना है कि नदियों में बांध बनाकर विशाल जल से जल एकत्रित कर नहरें निकाली जाती हैं। जो बड़े बड़े नदी थे, नदी पे बांध बना के अलग अलग नहरों द्वारा नहर बना दिए जाते थे कि नहर के सहारे से सबकी जगह खेतों में पानी जाकर सिंचाई हो पाए। ठीक है, तो नदियों में बांध बनाकर विशाल जलाशय में जल एकत्रित कर नहरें निकाली जाती हैं जिनसे शुष्क क्षेत्रों में पेय तथा सिंचाई जल की आपूर्ति की जाती है। इंदिरा गांधी नहर इसका प्रमुख उदाहरण है। इंदिरा गांधी नहर यही है, बड़े बांध से कट के आया हुआ इंदिरा गांधी नहर से बहुत बड़ा क्षेत्रीय में पानी जाता है और वहाँ पे सिंचाई हो पाती है, जिसने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को काफ़ी हद तक हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है। कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल एक आप लोगों का क्या है, इंदिरा गांधी, वहाँ पे राजस्थान में वो नहर बहती है तो राजस्थान के कुछ शुष्क क्षेत्र थे जहाँ पे पानी की असुविधाएं थी, वहाँ पानी पहुँचाकर वहाँ पे कुछ क्षेत्रों को हरा भरा बनाने में मदद किया है। ठीक है, तो सिंचाई समझ में आ गया ना आप लोगों को। इसके बाद दूसरा होता है जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन भी उससे होता है। वर्तमान औद्योगिक युग में विद्युत एक अपरिहार्य ऊर्जा संसाधन बन गया है जिसका निर्माण जल विद्युत द्वारा भी किया जाता है। जल विद्युत जो विद्युत उत्पादन होता है वो जल के द्वारा ही किया जाता है, तो ये कह रहा है कि जल विद्युत उत्पादन भी होता है। नदियों में बांध बनाकर उनमें जल विद्युत संयंत्र स्थापित कर विद्युत निर्माण किया जाता है। कह रहा है कि जल में ही विद्युत संयंत्र स्थापित करके क्या किसका निर्माण किया जाता है, विद्युत निर्माण किया जाता है। तो है नहीं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। जल को बांध बनाकर बड़े बड़े पानी बांध इकट्ठा कर कर वहां पे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर तीसरा है बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, इससे बाढ़ नियंत्रण भी हो जाता है कि विनाशकारी बाढ़ों पर नियंत्रण स्थगित करने में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की उल्लेखनीय भूमिका रही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। मतलब कि अगर बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, और यहाँ पे बाढ़ आ रहा है तो वहाँ पे बाढ़ पे अलग अलग जगह बांध बनाकर पानी को इधर उधर कर दिया जाएगा और बाढ़ नियंत्रण में हो जाएगा। एक साइड तो पानी पूरा नहीं आएगा, अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है बांध बनाकर नहरों द्वारा, ठीक है, नदी द्वारा, इस तरह। तो बाढ़ नियंत्रण भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद चौथा है मत्स्य पालन। ठीक है, कह रहे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में निर्मित बांधों द्वारा विशाल जलाशयों का निर्माण होता है। इनमें मत्स्य पालन से हजारों लोगों की आजीविका उपलब्ध कराई जा रही है, मतलब मछली पालन। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत जो बड़े बड़े आपके नदी हैं उसमें अलग अलग बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करके वहाँ मछली छोड़कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं लोग। ठीक है, अपनी आजीविका चलाते हैं हजारों लोग। तो मत्स्य पालन। इसके बाद पांचवा है नौवहन। नौवहन, अब नौवहन क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित नहरों में जल परिवहन की संभावनाएं उपलब्ध होती हैं। कह रहा है कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजना के दौरान क्या होता है कि नहर बना दिया जाता है जिसमें जल इकट्ठा होकर अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहां पे अलग अलग तरीके से काम अपना करता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 5वां है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अभी आप लोगों का कंप्लीट होता हुआ, तो देखिए कितना वक्त लगा है, लेकिन भाई हमने सब कुछ लिख कर अच्छे तरीके से आपको बताया कि नंबर आपका आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।